systematic sampling. According to this method, units of the population are numerically, geographically and alphabetically arranged. Every nth item of the numbered items is selected as sample item. इस मेथड में क्या है कि जो भी पॉपुलेशन के आइटम्स हैं वो या तो न्यूमेरिकली अरेंज्ड होंगे या ज्योग्राफिकली अरेंज्ड होंगे या अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होंगे। तो यहाँ पे कैसा होगा सैम्पलिंग? एवरी nth आइटम ऑफ द नंबर्ड आइटम इज सिलेक्टेड। तो जैसे एवरी 5th आइटम इज सिलेक्टेड इन द सैंपल या एवरी 6th आइटम इज सिलेक्टेड, इस तरह से होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देन द सिलेक्टेड नंबर विल बी सिलेक्टेड टू फ्रेम अ सैंपल। तो nth आइटम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे 15th है, 25th है या 35th है, वॉट एवर नंबर इज सिलेक्टेड। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज in fact a shortcut method of random sampling. तो रैंडम सैम्पलिंग में भी वैसा ही है कि हम लोग कोई भी क्राइटेरिया अप्लाई करके तुरंत आइटम सिलेक्ट कर रहे थे सैम्पलिंग के लिए, इसी तरह से ये मेथड भी है, बट इट इज अ शॉर्टकट मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग आप कह सकते हो। फिर इसके मेरिट्स देखेंगे। दिस इज वेरी सिंपल मेथड। सैंपल इज इजीली डिटरमाइंड, कि बस आपको डिसाइड करना है कौन सा ये nth आइटम आपको लेना है और बस आपको ये सैंपल में ले लेना है। देयर इज हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन दिस मेथड। इसमें कोई पर्सनल बायस का चांस ही नहीं है, क्योंकि हमने nth आइटम नंबर डिसाइड कर लिया कि वो वाला 100th आइटम ले लेना है सब में से, तो वो वाला पर्टिकुलरली हमने ले लेना है। नहीं, नाउ लेट अस स्टडी द demerits. Every item in the population does not get equal chance of being selected because only the first item is selected on the basis of random sampling. तो यहाँ पे है फर्स्ट आइटम जो है रैंडम सैम्पलिंग के हिसाब से होगा कि किसी भी आइटम को उठा लिया, वो एक रैंडम सैम्पलिंग फर्स्ट वाले के लिए हो गया। बट बाकी के सारे जो आइटम्स हैं वो रैंडम सैम्पलिंग के हिसाब से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको हमने डिसाइड कर लिया कि एवरी 5th है कि एवरी 6th है, वॉट एवर। If all the item in population are homogeneous, this method of sampling serves no specific purpose. अगर population में सारे के सारे homogeneous items हैं तो इसमें कोई भी ऐसा purpose नहीं सर्व होगा, क्योंकि किसी को भी उठा लिया है तो हमें study करने के लिए ऐसे कोई specifically guideline नहीं मिलेगी इससे। Then let us understand the next method, that is quota sampling. In this method, the population is divided into different groups or classes according to different characteristics of population. मतलब some percentage of different groups in total population is fixed. तो एक कोटा सैम्पलिंग में ऐसा होगा कि पॉपुलेशन में से कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम एवरी डाइवर्स आइटम विल बी सिलेक्टेड। तो जैसे हमारे पॉपुलेशन में डाइवर्स आइटम्स है, डाइवर्स कम्युनिटीज हैं या डाइवर्स रिलीजन्स फॉलो करने वाले लोग हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि ओके 10 people from Hindu community, 10 people from Muslim community, 10 people from Christian community, 10 people from Jain community, 10 people from Swaminarayan community। इस तरह से अलग अलग इसमें हम लोगों ने 10 people ले लिया, तो कोटा सबके लिए हो गया 10। So that is called as quota sampling and it will represent each and every diverse item in the population. Then the quota of the items to be selected as sample items is fixed। तो यहाँ पे फिक्स कर लेंगे कितने % लोग लेने हैं हर एक, या कितने % लेने हैं हर एक कोटा में। द इन्वेस्टिगेटर सिलेक्ट्स द फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू फ्रेम अ सैंपल। दिस मेथड इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस, अकॉर्डिंगली द रिलायबिलिटी बिकम्स क्वेश्चनेबल। तो यहाँ पे एक है कि ये तो लेस कॉस्टली है, इट इज नॉट एक्सपेंसिव, बट पर्सनल बायस हो सकता है सिलेक्शन करते वक्त इन्वेस्टिगेटर के मन में, तो यस then the reliability of this method becomes questionable। कि यहाँ पे सिलेक्ट करते वक्त हो सकता है कि ये परसेंटेज डिसाइड करते वक्त हो सकता है उसका बायस हो जाए कि इतने % लोग ले रहे हैं हम, या पर्टिकुलर कम्युनिटीज। अभी यहाँ पे तो एग्जाम्पल कम्युनिटीज का लिया, बट अदरवाइज ऑल्सो कि अगर हमने स्कूल में से कोई क्लास का हमें चाहिए तो हर एक क्लास में से हमें 10 चाहिए, इस तरह डिसाइड कर लिया, तो हो सकता है कोई ना कोई बायस वहाँ पे अप्लाई हुआ हो while deciding maybe the percentage और डिसाइडिंग द एग्जैक्ट साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल वगैरह, तो उस पर इन्वेस्टिगेटर का बायस इन्वॉल्व हो सकता है। देन नेक्स्ट मेथड इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इन दिस मेथड सैम्पलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच ए मैनर दैट इट सूट्स हिज कन्वीनियंस। तो यहाँ पे कन्वीनियंस के हिसाब से आपको सैम्पलिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल मे बी द इन्वेस्टिगेटर विल सिलेक्ट द सैंपल ऑफ
certain persons by referring to certain documents. तो अगर हम कहते हैं कि चलो we are selecting the sample of teachers merely by referring to some prospectus of the college or school. तो इस मेथड में क्या हो गया, ये तो सिंपलेस्ट है मेथड और इजी भी है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि हमने प्रोस्पेक्टस स्टडी कर लिया और वहाँ पे शायद टीचर्स के नाम है, तो उसमें से किसी को भी हमने ले लिया है हमारे सैंपल में जस्ट टू स्टडी. But this method may be unscientific and unreliable. It depends too much on the whims and vagaries of enumerators. तो यहाँ पे कोई साइंटिफिक मेथड अप्लाई नहीं की जा रही है, यहाँ पे कन्वीनियंस के हिसाब से वो बस उठा रहा है डाटा में से पॉपुलेशन में से सैंपल्स. सो ही इज टेकिंग द क्राइटेरिया. एग्जाम्पल में देखा कि प्रोस्पेक्टस ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें से वो नेम्स ऑफ टीचर्स उठा रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो एट रैंडम. देयर इज नो सिस्टमैटिक मेथड फॉलोड फॉर सिलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम इनटू द sample. Now let us understand the reliability of sampling data. How this sampling data can be made reliable. So let us understand that. The reliability of the sampling data means the characteristics of the universe are fully represented by the sample. मतलब population में जितने भी diverse characteristics है वो सारे के सारे characteristics आपको sample में लाने हैं, तभी आप कह सकते हैं कि आपका जो sample है वो representative sample है या reliable है. Because if the sample is not representative of the population, it will not be called as reliable. सारे के सारे diverse characteristics population में से आने चाहिए sample में, तभी हम उसका study जो है conclusion जो है जो draw करेंगे वो reliable है, ऐसा कह सकते हैं. Then size of sample. First criteria you can say in this is size of sample. Reliability of the sampling depends upon size of sample. If the size is very small, it will fail to represent the population. Accordingly, conclusions would lack the reliability. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एक बार कि अगर आप 1 करोड़ लोग को टेस्ट करना चाहते हैं या 1 करोड़ लोगों के बारे में आप जानना चाहते हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, so if you are selecting the sample only of 100 people, that will be too less size. बहुत छोटी साइज हो जाएगी. 100 पीपल का सैंपल ले रहे हो तो बहुत ही छोटा हो जाएगा. 1 लाख या 10 लाख होना. Yes. So for crore of people in the population, you have to take at least a sample of 1 crore. You can say, I'm sorry, not 1 crore. You should have at least 1 lakh as a sample. Then the next method of sampling. If the method of sampling is not simple or exhaustive, it will not adequately represent the population. मेथड ऑफ सैम्पलिंग आपको सिंपल रखना है और एग्जॉस्टिव रखना है, अदरवाइज आपका जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं माना जाएगा. देन कॉन्सिक्वेंटली द रिजल्ट्स विल ऑल्सो नॉट बी डिपेंडेबल. तो यहाँ पे जो मेथड है अगर आपने सिंपल नहीं रखी है, आपकी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है अगर सैम्पलिंग की, तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में या उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग या कैलकुलेशंस करने में. So in that case, maybe the results will not be dependable. So your method essentially should be easy one. Then bias of correspondence and enumerators. The personal bias of correspondence and enumerators should be less as possible. The reliability of the sampling data is bound to suffer otherwise. तो जो भी इन्वेस्टिगेटर है या जो भी एन्यूमरेटर है उनका कोई पर्सनल बायस बीच में नहीं आना चाहिए जब भी वो स्टडी कर रहे हैं सैंपल के बारे में. अगर उनका कोई पर्सनल बायस बीच में आ रहा है, इसका मतलब आपके जो कंक्लूजन्स ड्रॉ होंगे, रिजल्ट्स जो मिलेंगे स्टडी करने के बाद, वो रिलायबल नहीं होंगे, कहीं ना कहीं वो सफ़र करेंगे पर्टिकुलर डाटा के लिए या स्टडी के लिए. देन द नेक्स्ट इज ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर्स. Reliability of the sample depends upon the training of the investigators. If they are not trained to make them expert in their field of investigation, the sample will lack the reliability. अब यहाँ पे अगर enumerator use कर रहे हो आप, if you are taking the help of enumerators to collect the data and to process the data etc., in that case it is necessary that these enumerators must be given certain training. अगर ये enumerators trained नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डाटा कलेक्शन में फिर डाटा प्रोसेसिंग में भी गलती कर सकते हैं. एंड इफ एट ऑल देयर आर सम एरर्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा, देन द रिजल्ट्स विल नॉट बी रिलायबल. सो आपको एन्यूमरेटर्स को जरूर ट्रेनिंग देनी है और उनको एक्सपर्ट बनाना है अपने काम में, तभी आप कह सकते हैं कि आपका जो डाटा है सैम्पलिंग का
या वो जो स्टडी कर रहे हैं आप सैंपल लेके वो रिलायबल हो सकता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड्स. सो द प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन द सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड्स, they may be as under. First is coverage. In the census technique, investigator collects the information relating to all the items in the population. Census method में क्या हो रहा है? Investigator collects the information relating to all items. हर एक आइटम के बारे में information will be gathered by the investigator in case of census method. But this is not true in case of sampling method. Sampling method में क्या होगा? Only few items will be selected to represent the population, and only those few items will be studied for investigation. So coverage in case of census method is more and coverage in case of sampling method is less. Then suitability. The census method is suitable when the area of investigation is relatively small. Census method कहाँ पे suitable है? जहाँ पे investigation का area जो भी है छोटा सा होगा. But sampling method, the investigation can be carried out on large scale also. So wide coverage is there in sampling method regarding the suitability. Then accuracy. There is generally greater degree of accuracy in the results based on census method than sampling. Because census method, each and every item is studied. So population में हर एक item को जब study करेंगे तो naturally it will be reliable only. And in case of sampling what happens, we are studying only few items. तो sampling में जब few items ही study कर रहे हैं तो हो सकता है कि बाकी के items तो left out है ही, उनको तो study नहीं ही कर रहे हैं. So yes, उतना accuracy तो नहीं है sampling method में. So there may be errors in the sampling method. Next is cost. Sampling method is certainly much less expensive than census method. Sampling method में तो we have to study only the few items and hence less cost is involved and it is less time consuming also. So less efforts will be required in sampling method. But on the contrary, in the census method, more time will be required because we have to study all the items in the population, and even the cost involved is more and more efforts will be required for census method. Then time. Sample method is less time consuming whereas census method is time consuming. Then the nature of items. Census method is particularly suitable when the items in the population have diverse characteristics. जब आपके population में diverse characteristics है वहाँ पे census method useful है. But on the other hand, when the items in the population are homogeneous, you can very well use the sampling method. Then verification. Verification of the statistical information obtained through the census method is generally not possible. तो सेंसस मेथड में जो भी आपने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की है उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो बिकॉज एन नंबर ऑफ आइटम्स और रादर ऑल द आइटम्स आर स्टडीड इन द सेंसस मेथड. सो इफ एट ऑल यू हैव टू वेरीफाई देम इट विल इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट्स. सो येस, वी कैन नॉट वेरीफाई एनीथिंग इन द सेंसस मेथड unless and until we incur the huge expenses and repeat the whole process. But in case of sampling, yes, we can verify anything. If at all we have any doubt, if there is any error or mistake, we can always go to verify each and every item in the sample and we can do it very well. So this is